And what motivated us to politics from the college days? We are a rebel. We are born rebel. जब कॉलेज में तो कॉलेज में एजिटेशन करते थे और आज सड़क पे है तो सरकार से एजिटेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये एक वादा किया था कि ये जो हॉकर्स है इनको फुटपाथ से हटा के एक हॉकिंग जोन बनाएगा। प्लानिंग इज गुड, बट आज 10 साल हुआ, अभी भी मुंबई में हॉकर्स वो उसी जगह पे। आपने एक एजुटेशन किया था स्काई वॉक को लेकर रफली अराउंड 2012 एंड 13 में, कि आपको स्काई वॉक पसंद नहीं? इशू ये है कि जेएन रोड और आरआरटी रोड जो है ये 40 फुट का रोड है। उसके ऊपर अगर स्काई वॉक आता तो ट्रैफिक को प्रॉब्लम होता, बिल्कुल, वो जो हॉकर्स है उनको होता, मगर पेडिस्ट्रियन को प्रॉब्लम होता। जहाँ तक पार्किंग का इशू है, हमारा सोल्यूशन है, इसको इंडियन रेलवे के साथ काम करना पड़ेगा, वेस्टर्न रेलवे के साथ। और ये जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो जगह है उस पर पार्किंग लॉट बनाया जाए। दिस इज माय प्रपोजल। जब महाविकास आघाड़ी की शुरुआत हुई थी तब आदित्य ठाकरे जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने मुंबई पब्लिक स्कूल इंट्रोड्यूस किया। राइट। तो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ किया। मैंने कहा कि जहाँ पे काम वहीं पे मकान। उसके बाद सॉल्ट पैन जो मुलुंड से लेकर विक्रोली तक जो ओपन स्पेस देखकर 256 एकड़, वो भी गौतम अदानी को चाहिए। मतलब मुंबई का अगला मालिक गौतम अदानी बनने वाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज दारा और इलेक्शन अड्डा इस स्पेशल पॉलिटिकल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और इस सेगमेंट में हमने इनवाइट किया है एक फेमस पर्सनालिटी को। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर राकेश शेट्टी, स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। राकेश जी नमस्कार और इलेक्शन अड्डा में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो राकेश जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्शंस की, और कैन यू जस्ट टेक अस थ्रू आपका पर्सनल बैकग्राउंड और आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया इस सेगमेंट में, इस पॉलिटिक्स में उतरने के लिए? इफ वी जस्ट बिगिन दैट सर। देखिए, हम लोग पहले से हैज़ यू नो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है हम लोग का। एजुकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ। उस दिनों से हम लोग NSUI, फिर यूथ कांग्रेस, ऐसे। बट सीरियस पॉलिटिक्स हमने 2008 से शुरू किया, क्योंकि 2001 से 2008 आई वॉज इन एजुकेशन सेक्टर, group of preschools, international schools and polytechnic. We run this group of education institute under a trust. बिल्कुल। So ये हमारा profession है। And what motivated us to politics from the college days? We are a rebel. We are born rebel, and we are here to ask the question to the authorities. जब कॉलेज में तो कॉलेज में एजिटेशन करते थे और आज सड़क पे है तो सरकार से एजिटेशन कर रहे हैं। So this is how it began. बिल्कुल। सिंस आपने बताया कि यहाँ पर आप रिबेल एक मेंटालिटी रखते हैं, इनफैक्ट वो एक पॉजिटिव मेंटालिटी भी है कि एक टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाए, वो एक जिद्दोजहद होती है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, सी रिबेल इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। राइट। अगर कहीं पे आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो मेरे जैसा व्यक्ति तो क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, वी डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, क्वेश्चन मगर हम जरूर पूछेंगे। So that what a rebel is for me. बिल्कुल। आपने एक बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि यहाँ पर क्वेश्चंस पूछना एक बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है यहाँ पर। आगे आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसके लिए एक बहुत बड़े पोस्ट के लिए भी आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड द वे फॉरवर्ड लुक्स वेरी ब्राइट। लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द इश्यूज दैट मुलुंड इज करंटली फेसिंग। तो हम जो मुद्दे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। हॉकर्स का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो मुलुंड में एक काफ़ी टाइम से एक लूम कर रहा है। तो आपके हिसाब से वो इशू को कैसे अप्रोच करना चाहिए और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, हॉकर्स का जब भी इशू होता है तो हर कॉइन को दो पहलू है, उसी तरह या इस इशू को भी दो सोल्यूशन है और दो क्वेश्चंस है। एक तरफ है गरीब हॉकर्स है जो अपना डेली ब्रेड बटर के लिए सड़क पे आके अपना जो गाड़ी लगाते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुलुंडकर है जो वहाँ रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा न्यूसेंस लगता है क्योंकि फुटपाथ पे हॉकर्स भाई बहन बैठते, अपने सब्जी हो वेजिटेबल्स हो ये बेच रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 के बाद एक हॉकिंग पॉलिसी लाया। परफेक्ट। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आज भी है, और उन्होंने ये कहा कि जो हॉकिंग जोन बनाया जाएगा। हाँ। मगर दुर्भाग्य वर्ष ये है कि प्लानिंग तो किया जाता है मगर इस देश में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने ये एक वादा किया था कि ये जो हॉकर्स है इनको फुटपाथ से हटा के एक हॉकिंग जोन बनाएगा। प्लानिंग इज गुड, बट आज 10 साल हुआ,
अभी भी मुंबई में हॉकर्स वो उसी जगह पे है, जबकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बार बार ये कहा कि जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 150 मीटर तक कोई हॉकर्स नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ये सही बात है, मगर जाए कहाँ? इसका प्रोविजन तो स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल अथॉरिटी को करना चाहिए। तो गवर्नमेंट इज फेलिंग, महाराष्ट्र सरकार का जिम्मेदारी है और कॉरपोरेशन का है, तो दे आर फेलिंग। एंड इसीलिए आपने कहा कि एक मुद्दा है और काफी टाइम से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो अगर इफ यू गेट इलेक्टेड, what is the immediate remedy for this issue? If you can just very quickly highlight that. See, very small solution is it. कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना का जो सरकार है, हाँ, जो महाविकास आघाड़ी हम इस अलायंस को कहते हैं, अगर इसकी सरकार आती है तो हॉकिंग जोन को डिक्लेयर किया जाएगा, बताया जाएगा और ये हॉकर्स को वापस शिफ्ट किया जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जोन्स बने हुए हैं, कमिटीज आर इन प्लेस, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिशियन करप्शन करने में इतना बिजी है कि वो आम आदमी की समस्या की तरफ दुर्लक्ष कर रहा है। आपने महाविकास आघाड़ी के बारे में कहा और उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा लेटर इन दिस इंटरेक्शन, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द ब्रॉडर कंसर्न्स इन मुलुंड। सो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आपने एक एजिटेशन किया था स्काई वॉक को लेकर रफली अराउंड 2012 एंड 13 में, कि आपको स्काई वॉक्स पसंद नहीं है? देखिए, स्काई वॉक का जो इशू था ये बहुत बड़ा इशू था मुलुंड में, और आपको पता है कि उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी और हम लोग मुलुंडकर्स जो है वो एजिटेशन किया। हाँ, मैंने लीडरशिप लिया, हमने मुलुंड बंद का भी ऐलान किया और उसके बाद हमने मजबूर किया स्टेट गवर्नमेंट को कि 8 करोड़ खर्चा करने के बाद हमने स्काई वॉक का जो प्रोजेक्ट है, जेएन रोड हो, आरआरटी रोड, 2 स्काई वॉक आने वाले थे, उसको बंद कराया हमने और वो मेरे नेतृत्व के अंदर हुआ। मगर लेकिन अगर आता था तो अच्छा ही है ना। हॉकर्स जैसे अगर आप मुलुंड से निकलते हैं, जैसे आपने बताया, तो इट्स गुड, पीपल दे क्लाइम एंड दे कैन रीच टू एनी डेस्टिनेशन, तो उसमें इशू क्या है? इशू ये है कि जेएन रोड और आरआरटी रोड जो है ये 40 फुट का रोड है, उसके ऊपर अगर स्काई वॉक आता तो ट्रैफिक को प्रॉब्लम होता, बिल्कुल, वो जो हॉकर्स है उनको होता, मगर पेडिस्ट्रियन को प्रॉब्लम होता। और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो लोग मुंबई लोकल के धक्के खाते हुए बाहर निकले, थके हारे, फिर से वो 25-30 फीट ऊपर चढ़े, फिर वापस उतरे, से इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल और ट्रैफिक न्यूसेंस होता। इसके कारण जो मुलुंड के आरआरटी रोड और जेएन रोड के तमाम रेसिडेंट्स और शॉपकीपर्स का ये एजिटेशन था। ऑलराइट, और इसके कारण हमने इसको विरोध करके बंद कराया। राकेश जी, आपने ट्रैफिक कंजेशन के बारे में बताया, मेरा दूसरा सवाल आपसे ट्रैफिक के ऊपर ही है। इनफैक्ट ट्रैफिक और पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है जो मुलुंड इज एक्चुअली करेंटली फेसिंग। हाउ, व्हाट इज द रेमेडी? आपके पास में इसका कोई सॉल्यूशन है? बिकॉज मुझे तो दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे एवरीवन इज कीप ऑन एडिंग देयर व्हीकल्स, और जो ईएमआई पे व्हीकल्स लेते हैं वो सैटरडे गाड़ी लेके निकलते हैं बाहर। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो ईएमआई में लेते हैं, इट इज़ देयर राइट, दे शुड हैव व्हीकल्स। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन व्हीकल्स आ रही है ना रोड पे। हाँ, तो उस पर सोल्यूशन ये है कि अगर आप मुलुंड देखते हो तो पिछले 50 साल से इट इज़ वन प्लान्ड टाउन। अगर हम 40 साल पहले भी मुलुंड को आप देखते थे, वी हैव पैरेलल रोड्स, राइट। अब दिक्कत ये हुआ कि मुलुंड में जितने बिल्डिंग्स है वो रीडेवलपमेंट में गए। बिल्कुल। और जब रीडेवलपमेंट में गए तो पहले एक बिल्डिंग में 40 मेंबर्स होते थे, राइट। आज वो बढ़ के 250 के आसपास हुए, मगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बढ़ा नहीं, आपका सीवेज लाइन बढ़ा नहीं, राइट। और जहाँ तक पार्किंग का इशू है, हमारा सोल्यूशन है, इसको इंडियन रेलवे के साथ काम करना पड़ेगा, वेस्टर्न रेलवे के साथ, और ये जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो जगह है उस पर पार्किंग लॉट बनाया जाए। दिस इज माय प्रपोजल। फैंटास्टिक। इसमें क्या होगा कि आपको ऑफिस जाना है, कहीं पे जाना है, और आपको अगर ये कम्यूट लेना है, सो यू विल कम डाउन टू मुलुंड स्टेशन, उसके ऊपर गाड़ी पार्क हो जाए और अच्छा आप चले जाओ रेलवे स्टेशन में और आपका काम करो। ट्रस्ट मी, मैं भी ट्रेन लेता हूँ। आई थिंक सो दिस कैन बी अ वेरी गुड सोल्यूशन इफ इम्प्लीमेंटेड। लेकिन इसको एक बहुत बड़ा कवरेज ये है कि सारे हॉकर्स जो हैं वो इलीगली ऑक्यूपाइड रेलवे जो लैंड है उसको लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके ऊपर क्या रेमेडी है आपकी? सी, जैसा मैंने आपको बताया, हॉकिंग जोन एक बार डिक्लेयर हो गया तो दे विल बी फोर्स टू गो देयर, राइट। वो हॉकर्स जो स्टेशन के बाजू में, वो क्योंकि उनको हॉकिंग जोन आपने नहीं दिया, इसलिए वो वहां पे 40 साल से मेहनत कर रहे, काम कर रहे। आप हॉकिंग जोन बना दीजिए, वो शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपका एक
मुद्दा होगा जो आप लेके जाएंगे आगे। बिल्कुल जाएंगे। Fantastic. इसमें हॉकर्स को भी नुकसान नहीं होगा, Right. और वहाँ पे जो स्टेशन के आजू बाजू जो रेसिडेंट्स हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड, यू स्पोक वेल अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को लेकर मेरा एक अगला सवाल है। देयर इज अ रैपिड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ दैट इज हैपनिंग इन मुलुंड। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अ वेरी वेल कैलकुलेटेड मुलुंड आप कैसा देखते हैं? बिकॉज इसमें 4 मुद्दे हैं। इंप्रूवमेंट इन रोड्स की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा एक समस्या बनी हुई है, और वेस्ट मैनेजमेंट जिसको लेकर बहुत ज़्यादा अगर उसको एड्रेस नहीं किया तो रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स भी हो सकते हैं। तो व्हाट इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस? सी नाउ हैज यू आर अवेयर कि मुलुंड में संजय गांधी नेशनल पार्क जी, जो मुंबई में जो ऑक्सीजन आज हमें दे रहा है वो संजय गांधी नेशनल फॉरेस्ट जोन के कारण मिल रहा है। एब्सोल्युटली। मगर ये आपने सही बात किया, जो रीडेवलपमेंट हो रहे बिल्डिंग्स के उसके ऊपर कहीं ना कहीं अभी ब्रेक लगाना चाहिए, उसको लिमिटेशन देना पड़ेगा, सरकार को उसको पॉलिसी लाना पड़ेगा जी। क्योंकि आप देखिए कि एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर है वो कंस्ट्रक्शन। फैंटास्टिक। और ये कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के नाम पे हम कंस्ट्रक्शन मेट्रो हो, रेलवेज हो, रोड का तो नहीं रोक सकते, हम अगर रीडेवलपमेंट को थोड़ा सा हम ब्रेक लगा सकते हैं। राइट। क्योंकि आप अच्छे फ्लैट में चले जाओगे मगर अच्छा सांस लेने को हवा ही अगर नहीं रहेगा, गुड क्वालिटी एयर इज नॉट देयर, आप क्या करोगे? तो मुझे लगता है कि उस पर स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका ज़्यादा रहेगी और उस पर ज़रूर कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन हमें लाना पड़ेगा। जैसे कि ओपन स्पेस। ओके। जितने ओपन स्पेसेस है, आरजी है, पीजी है, उसको डेवलप करिए। राइट। एंक्रोच्ड आरजी पीजी बहुत है। आप जो स्लम सेक्टर देख रहे हैं वहाँ पे लीगली देखे तो वहाँ पे आरजी और पीजी रिजर्वेशन है, मगर क्योंकि वहाँ पे झोपड़पट्टियाँ है, वो गार्डन डेवलप नहीं कर पा रहे। राइट। सो एसआरए हैज टू कम इन। फैंटास्टिक। एसआरए में उन लोगों को घर दीजिए और ये जो आरजी पीजी के ऊपर अवैध कब्जा है इसको क्लियर कीजिए। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर और हमने एक ब्रॉड बेस्ड वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात की थी, आप रिसेंटली हेल्थ सेक्टर को एड्रेस करने के लिए, हेल्थ सेक्टर के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए अग्रवाल हॉस्पिटल भी गए थे। हाँ, ये हम लोग ने रिसेंटली एक कैंपेन अग्रवाल हॉस्पिटल गया था, क्योंकि आपको पता है कि मुलुंड में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो एक अग्रवाल हॉस्पिटल है जो अब पिछले 10 साल से हम सुन रहे कि वो बन रहा है बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 300 बेड का हॉस्पिटल प्लान किया है। हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल को तैयार किया जाए। सेकेंड, मुलुंड ईस्ट में वीर सावरकर हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। आज वहाँ पे पेशेंट जाने के बाद वहाँ पे ना मेडिसिन है, ना आपका कोई डायग्नोस सेंटर है। हर चीज़ के लिए आम आदमी को बाहर जाना पड़ता है। और तीसरा, वहाँ पे कामगार हॉस्पिटल है जो वर्कर्स के लिए होते हैं, वहाँ पे भी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अगर हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो ये तीनों प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। फैंटास्टिक। अग्रवाल हॉस्पिटल को 300 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहेगा और प्रायोरिटी में ये किया जाएगा कि सब डायग्नोस सेंटर उसके अंदर होगा। वेरी गुड। क्योंकि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, विद नेक्सस विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल बीएमसी डॉक्टर्स छिट्टी बना के देते तो पेशेंट को मजबूरी जाके टेस्ट पार कराना पड़ता है, और इसमें नेक्सस है, जैसे आप जानते हैं कमीशन भी लेते हैं लोग। तो ये सब बंद करना चाहिए। हम हेल्थ सेक्टर की बात आपने कही और एक बहुत ही अच्छा आपका एक नेक ऑब्जेक्टिव भी है। यहाँ से चलते हैं एजुकेशन सेक्टर की तरफ। एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप लगभग 2 दशक से लेकर से ज़्यादा का टाइम आपने स्पेंड किया हुआ है। आपने अलग अलग तबके के एजुकेशन सेक्टर्स और कर्मचारी और ये एक ब्रॉड बेस्ड इशू को भी बहुत सारे आपने सॉल्व किए हुए हैं। अभी आपकी बारी आएगी इलेक्शन के बाद में, इस सेक्टर को कैसे अप्रोच करेंगे? विल दिस बी योर टॉप प्रायोरिटी? यस, एजुकेशन इज अ स्टेट मैटर। मेरा ये मानना है कि एक वेलफेयर स्टेट में हेल्थ एंड एजुकेशन फ्री होना चाहिए, मगर आपको पता है कि फ्री का मतलब यहाँ पे कोई फैसिलिटी होता नहीं जी। जब महाविकास आघाड़ी की शुरुआत हुई थी तब आदित्य ठाकरे जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने मुंबई पब्लिक स्कूल इंट्रोड्यूस किया, विच इज़ एट पार विद इंटरनेशनल स्कूल्स। सो ये मुंबई पब्लिक स्कूल आर एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। अब मुलुंड में करीबन 3 ऐसे स्कूल है। वेरी गुड। एंड दे आर इन वेरी हाई डिमांड, वेरी वेल मेंटेन्ड, टॉयलेट्स आर क्लीन्ड, टीचर्स आर गुड। सो हमारा ये प्रोजेक्शन है कि मुलुंड में
ये 3 से 10 होना चाहिए मिनिमम, Fantastic. बिकॉज टू कैटर द पीपल। फैंटास्टिक। और इसके एडिशनल कांग्रेस ने जब सत्ता में थी तब हमने राइट टू एजुकेशन लाए थे, राइट। जिसमें एवरी स्कूल हैव टू रिजर्व 25% सीट्स फॉर बीपीएल। बीपीएल इज बिलो पॉवर्टी लाइन, और ये कंपलसरी, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। राइट। मैं हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि मुलुंड के अंदर 10 बॉम्बे पब्लिक स्कूल शुरू किया जाए, वेरी गुड, विच विल बी एफिलिएटेड टू सीबीएसई। एंड सेकेंडली, जितने प्राइवेट स्कूल है उनको 25% बच्चों को, गरीबों को अपने स्कूल में पढ़ाना चाहिए, और उसका भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी उनको। राकेश जी, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एक सेक्टर आपका एकदम इट्स लाइक अ बैक ऑफ योर हैंड। एजुकेशन फीस सेक्टर में फीस बहुत ज़्यादा है, और इनफैक्ट एजुकेटेड टीचर को राइट प्राइस देना वो स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। सी नाउ आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेम, द effective cost effective is the teaching cost, right? because आप कितने अच्छे प्रोफेसर लाते, कितने अच्छे टीचर्स लाते, you have to pay accordingly. You can't have a mediocre teacher. And any, by the way, today's Teachers Day, so let us compliment the teachers, those who are in this noble profession and who are in nation building. So right teacher, and you should give your teachers the right price also. Exactly. Because वो उनका हार्ड वर्क है, उनका स्किल टेक है, और उनको प्राइस भी देना पड़ेगा। इसलिए एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेंसिव है, मगर अगर गवर्नमेंट एक मिशन बना ले कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आम आदमी के लिए कंप्लीटली फ्री होना चाहिए, तो ये हो सकता है। सर, तो ऐसे लग रहा है कि आपका एजुकेशन के साथ, बेटर एजुकेशन के साथ में जॉब क्रिएशन का भी मुद्दा है। करेक्ट। फैंटास्टिक। आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ा इशू आपने उठाया था फॉरेस्ट लैंड का, और लगभग 30,000 आदमी उसमें उसके बेनिफिशियल रहे, और हम बात कर रहे हैं लगभग 1 दशक पहले की, और आपने बहुत ही एक्टिवली लीड लिया था। ये मुद्दे के बारे में आप ज़्यादा बताएंगे हमें? देखिए, मुलुंड में जैसा मैंने बताया कि संजय गांधी नेशनल पार्क आता जी, और करीबन 50-60 साल से यहाँ पे लोग रहते, स्लम्स में लोग रहते। आपको पता है पहाड़ को लग के जो स्लम्स है, राइट। तो इसमें शंकर टेकड़ी, राहुल नगर, न्यू राहुल नगर, मुलुंड कॉलोनी की तरफ आता है, हनुमान पाड़ा, ये सब एरियाज आते। तो सरकार ने इनको शिफ्ट करने का प्लानिंग किया चांदीविली में, और वहाँ पे चांदीविली में करीबन 5,000 घर बनाए थे। तो लोगों का ये इशू था, और लोगों ने कहा कि हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पे हमारा इतना साल से हम यहाँ पे रहते, और यहीं पे हम लोग का काम है। ये कोविड के बाद का, ये कोविड के पहले से और उसके बाद का भी इशू है। ओके। तो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ किया। मैंने कहा कि जहाँ पे काम वहीं पे मकान। फैंटास्टिक। ये स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट का भी कहना है, जहाँ पे व्यक्ति का काम होता है वहीं पे उसको मकान होना चाहिए। सो अब गवर्नमेंट एटलीस्ट हमारे एजिटेशन के बाद ये स्टे दे चुकी है, और ये कहा है कि मुलुंड में जो लोग हैं जो फॉरेस्ट लैंड में है, उनको एक तो एजिटेशन के बाद 10 एकड़ ज़मीन दे दिया है कलेक्टर को, तो वहाँ पे एसआरए करके इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, मुलुंड में पीएपी जितने हैं एग्जैक्टली वहाँ पे इनको एडजस्ट किया जाएगा। तो मुलुंड के लोगों को करीबन 27,000 लोग हैं, परिवार है, इनको मुलुंड से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इनको मुलुंड में ही घर मिलेगा। आपने पीएपी की बात कही, और इनफैक्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा, इनफैक्ट जो मुलुंड में आज की तारीख में एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है, और एक बहुत बड़ा बैकलैश भी हुआ है करंट गवर्नमेंट को लेकर। वो धारावी रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो अदानी एंटरप्राइजेस को दिया गया है, उसको लेकर वहाँ से रीडेवलपमेंट हुए जो धारावी के जो रहवासी है उनको मुलुंड ईस्ट में, कांजुरमार्ग में, और फॉर दैट मैटर आगे कुछ प्लेस करने की बात हो रही है। तो हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच दिस? इज इट वाइबल, साइंटिफिकली प्रूवन? क्या ये सही निर्णय होगा और आप उसको सपोर्ट करते? देखिए, बीच में मैंने पूरे मुंबई में एक एजुटेशन हमने चलाया, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ भी चला रही है, कि धारावी का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही एक स्कैम है। बिकॉज मुलुंड में या पूरे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आप देख लीजिए कि गौतम अदानी को, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी के मित्र है, 500 करोड़ में 5,000 करोड़ में उनको 500 एकड़ ज़मीन दिया है, जबकि दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ पीनट्स। मतलब
आपके दोस्त देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, राइट। आपके काबिलियत नहीं है। इसके पहले गौतम अदानी ने कहीं पे भी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया ही नहीं है, वो पोर्ट्स में थे। It's always the first time, sir. It is always the first time and when your friend is a prime minister. So बाकी रोड बनाना होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो अब आप पूछते हो कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपको 10 किलोमीटर का रोड है तो एटलीस्ट आपको 2 किलोमीटर का वर्क ऑर्डर आपको दिखाना पड़ता है कि मैंने किया है। सो ये तो ऐसा आप कहते हैं कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे दिया बिल्कुल गया? नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 3-4 महीने में इलेक्शन है, गौतम अदानी धारावी का एक हिट भी नहीं हिला पाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला स्कैम्प है। अंडू एडवांटेज गौतम अदानी को दिया है, एफएसआई उसको एडिशनल, नॉर्मल कोई एसआरए करते तो उनको 4 का एफएसआई मिलता है, मगर गौतम अदानी को 10 का दिया हुआ है। अब गौतम अदानी बोल रहे कि मेरे को मुलुंड डंपिंग ग्राउंड का 46 He must have paid extra for that. नो ही हैज नॉट, वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो ये स्कैम बता रहा हूँ। मुलुंड डंपिंग ग्राउंड का वो कह रहा है कि मुझे 46 एकड़ है वो दे दो, उसके बाद ऑक्ट्राई नाका में 18 एकर्स है वो भी उसको चाहिए, उसके बाद अभी कुर्ला में महानंद डेयरी का जो ज़मीन है 21 एकड़ वो भी उनको चाहिए, उसके बाद देवनार जो डंपिंग ग्राउंड है 200 एकड़ वो भी उसको चाहिए, उसके बाद सॉल्ट पैन जो मुलुंड से लेकर विक्रोली तक जो ओपन स्पेस देकर 256 एकड़ वो भी गौतम अदानी को चाहिए। मतलब मुंबई का अगला मालिक गौतम अदानी बनने वाले अगर बीजेपी सत्ता में रही। और मुलुंड के लोग बार बार इसका विरोध कर रहे, मुलुंड ईस्ट के लोग इसका विरोध कर रहे, ये धारावी के लोगों का विरोध नहीं कर रहे, ये कह रहे कि मुलुंड में ओपन स्पेस ही नहीं है, तो हमें ओपन स्पेस चाहिए। राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 26 एकर्स है ये डंपिंग ग्राउंड का, यहाँ पे अभी अगले 100 साल तक फ्यूम्स आएंगे, टॉक्सिक गैसेस आते रहेंगे। यहाँ पे आप रेजिडेंशियल फ्लैट्स नहीं बना सकते, बिल्कुल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। इसलिए कल जब वर्षा आई थी, आपके पास में कुछ ऐसा एग्जांपल है जिसको आप बैक कर रहे हैं आपको क्लेम के लिए? बिल्कुल। फॉर ये एग्जांपल मलाड में माइंड स्पेस डंपिंग ग्राउंड के ऊपर बना था। हाँ। आप वहाँ पे पूछ लीजिए 6-6 महीने में इनके पूरे कंप्यूटर्स खराब होते थे। कैसे? बिकॉज कंटिन्यूस फ्यूम्स, टॉक्सिक So it is गैसेस, scientifically proven that it is not viable to नॉट okay. वायबल फॉर ऑफिसेस। रहने का तो बहुत दूर की बात है। ऐसे आप देखिए ये मानको डंपिंग ग्राउंड के कारण आजू बाजू के लोगों को अस्थमेटिक पेशेंट्स का, लंग कैंसर का सब बीमारियां आ रही है लोगों को, और केसेस है, मगर वो गरीब लोग हैं इसलिए कोई नेशनल मीडिया न्यूज़ नहीं बना रही। जी बिल्कुल। सो ये तो रहने लायक ही नहीं है। और मेरा प्रपोजल ये है, अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है और मुलुंड में कांग्रेस का आमदार आता है या महाविकास आघाड़ी का आमदार आता है, तो ये जो 46 एकर्स लैंड है और 18 एकर्स ऑफ ऑक्ट्राई नाका है जी, यहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम बनना चाहिए, वेरी गुड। इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बनना चाहिए, दैट शुड बी अ स्पोर्ट्स सेंटर फॉर यूथ एंड चिल्ड्रंस, ट्रेनिंग सेंटर फॉर देम, एंड देन यू कैन हैव अ वर्ल्ड क्लास गार्डन फॉर द सीनियर सिटीजन। सो ये 4 चीज़ बन सकते हैं, एंड इसमें आपका ओपन स्पेस भी रहेगा और आपको मुलुंड के नागरिकों को फैसिलिटी भी मिलेगा। तो ये हमारा प्रपोजल रहेगा गवर्नमेंट। इलेक्शन अड्डा में राकेश शेट्टी से एक सीधा सवाल, अगर आप एमएलए बनकर या चुनकर आते हैं तो आपका फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन तो 2-3 हमारा एजेंडा में है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला काम रहेगा कि अदानी का जो मंसूबा है कि ये 46 एकर्स ऑफ लैंड जिनको हम मुलुंड डंपिंग ग्राउंड कहते हैं और 18 एकर्स ऑफ ऑक्ट्राई नाका, इसको कन्वर्ट करेंगे हम टू स्टेडियम्स एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस। राइट। ये पहला काम है हमारा जी। उसके बाद आप देखिए कि मुलुंड को टोल मुक्त करना है मुझे। बिल्कुल। ये जो टोल नाका है, मुलुंड के लोग थाना में काम करते हैं और मुलुंड से थाना रोज लोगों का आना जाना होता है, तो मुलुंड के जितने गाड़ी रजिस्टर्ड रहेंगे इनको टोल से वेव ऑफ होना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारा मुद्दा रहेगा। बिल्कुल। तीसरा मुद्दा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। वेरी गुड। जो गवर्नमेंट स्कूल्स और बीएमसी का है, वी नीड टू मेंटेन इट, एंड पब्लिक टॉयलेट्स। राइट। दिस इज़ वन मोर कंसर्न, बिकॉज लोग जब पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं आप जा नहीं सकते, बहुत ही खराब कंडीशन में है, कॉरपोरेशन मेंटेन नहीं कर रही है। सो वी शुड कम आउट विद अ सोल्यूशन फॉर दैट, और एनजीओस को एक टॉयलेट से इसको मेंटेन करने के लिए देना चाहिए।
अलग अलग एनजीओ। ओपन डेफिकेशन इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम, और उसको आप एड्रेस करना चाहेंगे? उसको तो बहुत ही, बिकॉज उससे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है। सो ये प्रायोरिटी में ये इश्यूज है। एंड मुलुंड में एक बहुत सालों से सेशन कोर्ट, मुलुंड है ऑलरेडी, वेस्ट एमसीसी कॉलेज के यहाँ पे, एमसीसी कॉलेज का एक सेशन कोर्ट के लिए लैंड है, और वो सेशन कोर्ट यहाँ पे बनना चाहिए, बिकॉज लोगों के कोर्ट केसेस है, दे हैव टू ट्रैवल टू साउथ मुंबई, और हाई कोर्ट के पास, कालाघोड़ा के पास सेशन कोर्ट है उसके बाजू में, वहाँ पे तो ये सब केसेस को यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। न्यू जजेस अपॉइंट हो गए और जल्दी केसेस के रिजल्ट्स आएंगे। आपने डंपिंग लैंड के बारे में बात कही, और वहाँ से चलते हैं मुलुंड ईस्ट की तरफ। वहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है आज की तारीख में, रीडेवलपमेंट ऑफ पगड़ी लैंड, और बहुत सारे हमारे जो भाई बहन और मित्र हैं वो बहुत बड़े कंसर्न से गुजर रहे हैं, और इनफैक्ट या तो उनको प्रॉपर डेट्स नहीं मिल रही है, या उनको रेंट नहीं मिल रहा है, या तो फिर उनको पैसा बोला जा रहा है कि आप 5 लाख रुपए दीजिए पहले, और उसके बाद में भी कोई एक्शनेबल्स नहीं है। सो हाउ आर यू गोइंग टू एड्रेस दिस अ ब्रॉड कंसर्न? देखिए, मुलुंड के अंदर पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ा बिल्डर एंड पॉलिटिशियन का नेक्सस है। ये पगड़ी बिल्डिंग्स की आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये जो पगड़ी बिल्डिंग्स है, इसमें क्या हो जाता है कि 50 साल 40 साल से लोग रहते हैं, और ये जो टेनेंट्स है इनका पास 60-70% मालिकाना हक होता है जी, अनलाइक एसआरए। सो यहाँ पे क्या होता है कि मुलुंड के जो एक्स एमपी हो या करंट एमएलए हो, दे विद द नेक्सस ऑफ बिल्डर आ जाते हैं, डेवलपर मकान मालिक से राइट्स ले लेता है, देन ही बिकम्स द मकान मालिक, और उसके बाद ये लोग बीएमसी में जाके C1 का सर्टिफिकेट लाते हैं। C1 का सर्टिफिकेट में ये हो जाता है कि ये बिल्डिंग जो है, अच्छा खासा बिल्डिंग को डिलैबलेटेड दिखाते हैं, जिसमें आप इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने वाले। तो जब डिमोलिशन करना है तो ये जो बिल्डर है ना एग्रीमेंट बनाता है, ना डिपॉजिट देता है, ना रेंट देता है, और ताबड़तोड़ क्या हो जाता है कि ये लोगों को घर छोड़ के चला जाना पड़ता है। और ये डेमोलिशन होने के बाद भी 5-5, 10-10 साल तक आज मुलुंड में ये रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण लोग मुलुंड छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो ये जो केस है इसको हाथ में लेना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे डेवलपर के ऊपर फाइन करना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द ये बिल्डिंग बनाए, और इनको अपना एक्शनेबल प्लान्स क्या रहेगा इसको लेकर? वेरी क्विकली इसको एक्शनेबल प्लान ये रहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट हैज टू कम इन, ये बिल्डर्स को फाइन करना पड़ेगा, वार्न करना पड़ेगा, या फोर्सफुली माड़ा को कहना पड़ेगा कि आप बिल्डिंग बना दो, और ये जो लोग बाहर विस्थापित हुए उनको यहाँ पे घर देना चाहिए। आपने बाहर जो विस्थापित हुए हैं उसके बारे में बात कही। मुलुंड ईस्ट से चलते मुलुंड वेस्ट की तरफ एक सिमिलर इशू चल रहा है सनत लैंड का। आपको तो पता ही है कि बहुत सारे हमारे सिंधी भाई बहन भी वहाँ पे रहते हैं, तो एक ऐसा कंसर्न है कि यू कैन सेल द लैंड, बट देयर इज सम फीस दैट इज गेटिंग कलेक्टेड, जिसका नाम है गवर्नमेंट प्रीमियम। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सी, ये सीरियस कंसर्न है और आज का नहीं है। जब आपको पता है इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, जो हमारे पंजाबी हो, सिख हो, बाकी सिंधी भाई बहन जो आए वहाँ से, तो उनको यहाँ पे लैंड दिया गया। इट इज़ कॉल्ड सनत लैंड। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट का सर्टिफिकेट होता है। आज दिक्कत ये है, उनका परिवार बड़ा हो गया, और इनको अगर कहीं पे घर लेना तो ये अपना पुराना घर बेच देते हैं। अब पिछले 40 साल का रिकॉर्ड अगर हम देख लेते तो ये जो एग्रीमेंट बन रहा है ये सिर्फ नोटरी करके चला रहे, स्टैम्प ड्यूटी भर के नहीं कर रहे। क्योंकि आप जब स्टैम्प ड्यूटी करने जाते हो तब मुलुंड कॉलोनी पर्टिकुलरली उनको ये फीस लैंड प्रीमियम भरने को आ रहा है, एंड दिस लैंड प्रीमियम इज समथिंग लाइक 25% ऑफ द मार्केट वैल्यू। एग्जैक्टली, विच इज टू मच। जैसे आप एक 2 या 3 करोड़ का बेच रहे हो तो 1 करोड़ आपको कलेक्टर को भरना पड़ेगा। तो ये आवर प्रायोरिटी वुड बी, यस, विद द न्यू गवर्नमेंट, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो ये इशू एड्रेस करना पड़ेगा, और ये जो लैंड प्रीमियम है इसको कम करना पड़ेगा, ताकि लोग ट्रांजेक्शन बहुत इजीली कर सकें। फैंटास्टिक। हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की, लेकिन यूजुअली तो ऐसा होता है कि यहाँ पर बीएमसी इलेक्शंस तो अक्टूबर के करीब हो जाते हैं, और देयर आर रफली अराउंड 3 स्टेट्स, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के लगभग आसपास ही इलेक्शंस होते हैं। तो ये इलेक्शंस हो क्यों नहीं रहे? देखिए, आपको बता दूं, ये जो अक्टूबर में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का कार्यकाल खत्म होता, तो आपको तो उसके अंदर
चुनाव करा के न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए। राइट। मगर आपको पता है कि कुछ ही महीने पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे आ गई। राइट। और 48 सीट्स है, उसमें महाविकास आघाड़ी को लगभग 31 सीट्स मिले हैं आउट ऑफ 48। तो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठ घबरा गई है ये रिजल्ट देकर। अब वो चाहती है कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। इसलिए देखिए, इलेक्शन कमीशन जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कराती है, हरियाणा का कराती है, मगर महाराष्ट्र और झारखंड का नहीं कराती है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए वो पोस्टपोन करना चाहती है। और हाल ही में उन्होंने एक स्कीम लाया, लाडली बहना, जिसमें 1,500 हज़ार हमारी बहनों को मिल रही है। राइट। वो चाहते हैं कि इसके 4 किस्त हमारी बहनों को मिल जाए, ताकि उसके एवज में वो वोट लेना चाहते हैं। मगर महाराष्ट्र की जो बहन है, वो माताएं है, बहुत होशियार है, वो किस्त तो आप दोगे, बिकॉज वो तो उन्हीं का पैसा है। सरकार अपने चाचा के घर से तो नहीं ला रही है, बिल्कुल, ये तो उन्हीं का पैसा उन्हीं को जा रहा है। हाँ। मगर वोटिंग के टाइम आप देखोगे कि इस महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होगा, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। आपने 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 ये कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट कुछ डर सी गई है, और इनफैक्ट हम लेके चलते हैं आपको कुछ स्टैट्स की तरफ, 2019 की तरफ आपको लेके चलते हैं, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शंस में 105 सीट्स मिली थी, शिवसेना को मिली थी 56, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी 44 सीट्स, एनसीपी को मिला था 54। मैं आपका याददाश्त टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे आंकड़े जो है वो ऑलरेडी इट्स डिक्लेयर, इट्स इन पब्लिक डोमेन। सो व्हाट आर यू एमिंग एट? सी 2019 से 24 के बीच में बहुत सारा पानी सर के ऊपर से बह चुका है। 2019 में नरेंद्र मोदी बहुत ही कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे। आप ये स्टैट छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी का हालत क्या है आज बनारस में। जो प्राइम मिनिस्टर 5 लाख के वोट से जीतता था, आज 1.5 लाख पे आ गया। जो उत्तर प्रदेश में इनके पास 70 के ऊपर सीट्स थे, वो आज 35 पे आ गए। तो इसका मतलब एक क्लियरली है, नरेंद्र मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गया। और लोकसभा रिजल्ट आप देख लीजिए जो अब भी हुआ है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने उनको रिजेक्ट किया, महाराष्ट्र में रिजेक्ट किया। आज भारतीय जनता पार्टी बैसाखों की सरकार पे चल रही है। अगर नीतीश बाबू और हमारे व्हाट इज नेम, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, सॉरी, अगर इनका सहारा नहीं है तो इनकी सरकार भी नहीं आती, और ये सहारा भी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लाड़का बहन और लाड़की भाई के बारे में आपने कहा, ये तो पॉजिटिव स्टेप्स है। तो अगर आप होते थे तो शायद आप भी यही करते थे। तो आपको कंसर्न क्या है? देखिए, यही स्टेप जब कांग्रेस अपने स्टेट में करती थी तो प्रधानमंत्री जी आके कहते थे कि ये रेवड़ी बांट रहे, आपको याद होगा। प्रधानमंत्री जी कहा था ना कि वो रेवड़ी बांट रहे हो, तो आज वो क्यों बांट रहे? और अगर ये अच्छा स्टेप है तो आपको ये शुरुआत से करना चाहिए। ये जब आपकी सरकार जाने की बारी है तब आप ये करा रहे हो। कोई रेवड़ी बांटता है तो कोई लड्डू बांटता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ब्रॉड बेस्ड इलेक्शन जीतने के बाद का एक जो एजेंडा है, आउटलुक शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंस यू आर अ बिजनेसमैन एंड अ पॉलिटिशियन एज वेल, आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से बैलेंस भी करते हैं। आपका एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड भी है और एक पॉलिटिकल भी, आपने बहुत अच्छी छवि आपने क्रिएट की हुई है आपके लिए। आपने रिसेंटली एक मुंबई न्याय यात्रा में आपने पार्टिसिपेट किया, जो कि बहुत बड़ा हिट भी था। तो उसको लेकर आप कैसे जुड़ेंगे? और इसमें एक और मुद्दा ये था, मेरा कनेक्टिंग क्वेश्चन वाज कि SRA जो एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर एक सवाल मेरा रह गया था आपसे पूछना कि पीपल आर नॉट गेटिंग देयर रेंट। आपके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई है, विल नॉट नेम द पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस, बट उसको लेकर आप क्या ये यात्रा इज कनेक्टेड टू दैट ओनली? देखिए, मुंबई न्याय यात्रा, या जैसे आपको पता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरुआत राहुल गांधी जी ने किया, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़, उन्होंने मुंबई जोड़ो न्याय यात्रा शुरुआत की, और बहुत गर्व की बात है कि एक पहली महिला अध्यक्ष मुंबई कांग्रेस को मिली। और आज उन्होंने पूरा 36 विधानसभा कवर किया। कल मुलुंड में आए थे, मुलुंड के लोगों ने उनको भरपूर साथ और प्यार दिया। और मुलुंड में जो प्रश्न है, जैसे मैंने कहा कि मुलुंड के लोगों को ये डर है अब कि धारावी के लोग आके मुलुंड में रहेंगे,
और वो नहीं चाहते कि वहाँ पे लोग ज़्यादा आए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का पैरालिसिस हो जाएगा। तो वर्षाताई आई और उन्होंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा धारावी के लोग भी नहीं चाहते मुलुंड में आने। तो ये धारावी वर्सेस मुलुंड नहीं है, इट इज़ गौतम अदानी वर्सेस मुंबई। फैंटास्टिक। तो ये मुंबई न्याय यात्रा है और महिला सुरक्षा का बात है। जैसे आपने देखा कि बदलापुर में रिसेंटली 2 बच्चों के साथ जो हुआ और वेरी केयरलेसली स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा मामला हैंडल किया। 48 आवर्स तक एफआईआर तक नहीं लेते और उनके जो स्कूल के पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तो उनके ऊपर 300 लोगों के ऊपर एफआईआर किया। एग्जैक्टली। और उनको हाथ पैर बांध कर उनको मजिस्ट्रेट के सामने ले गए क्योंकि उन्होंने रेल रोको किया। देखिए, जब भी कोई भी लड़की के ऊपर अत्याचार होता है, जब जो व्यक्ति जिनके पास लड़की है, मतलब जिनका लड़की होगा या उनकी बहन रहेगी, वो सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं। Absolutely. क्योंकि वो जानते हैं कि लड़की कितनी सेंसिटिव होती है और जब किसी भी लड़की के साथ होता है तो लोग एजिटेट होते हैं, तब वो कानून ये व्यवस्था नहीं देखते और रोड पे आते। अगर सरकार ने सही वक्त पर एक्शन लिया होता, सड़क को लोगों को नीचे आकर रेल रोको आंदोलन नहीं करना पड़ता। इलेक्शन अड्डा में आखिरी सवाल राकेश जी आपसे, एक ज्वेलर एसोसिएशन को लेकर एक मुद्दा है जो उसको काफ़ी ऑपोजिशन उसको काफ़ी खींच रहा है और उसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, इसके बारे में बताएंगे हमें कि ये क्या चल रहा है एंड व्हाई ऑपोजिशन इज बिहाइंड दिस मैटर। देखिए, मुलुंड ज्वेलर एसोसिएशन है, तो हमारे मुलुंड के अंदर एक सीनियर पीआई, भ्रष्ट सीनियर पीआई थे। इन्होंने कुछ मुलुंड ज्वेलर एसोसिएशन से 5 लाख रुपया डिमांड किया था कि मंथली आप लोग को देना है। और ज्वेलर एसोसिएशन आपको पता है ये वाइट कॉलर जॉब है, तो इनका कुछ ऐसा इलीगल नहीं है। तो करीबन 125 मुलुंड में ज्वेलरी के दुकान, तो एसोसिएशन के अध्यक्ष ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जब हम कोई गलत काम करते नहीं हैं तो आप क्यों किस बात का पैसा मांग रहे। उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों के साथ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास चले गए, मगर कुछ उनका शिकायत का हुआ नहीं। और उसी दौरान एक स्वर्ण प्लाजा करके बहुत बड़ा ज्वेलरी का दुकान है, उसके मालिक के यहाँ पे चोरी होती है। और आपको पता है कि ये सब इंश्योर्ड होता है, सीसीटीवी होता है। तो वो नॉर्मल पुलिस स्टेशन में चले गए एफआईआर लिखवाने, और वो बुज़ुर्ग का कुछ 75 साल उम्र रहा होगा। तो सीनियर पीआई को कहा कि मेरा तो एफआईआर आप दर्ज करके मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे तो इंश्योरेंस क्लेम करना है, मेरा नुकसान हुआ है। तो तब सीनियर पीआई ने उसको कहा कि भाई आप आपका ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष को बुलाइए, क्योंकि मेरा उनसे कुछ बात हुआ है, उन्होंने पूरा नहीं किया, मैं आप लोगों को कोऑपरेट नहीं करूँगा। तब वो बुज़ुर्ग व्यक्ति और सीनियर पीआई का कुछ बातचीत हुआ, तो सीनियर पीआई ने उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया, बहुत बुरी तरह मारा। मतलब आप समझिए, जो वाइट कॉलर जॉब करता है, जिसके मुलुंड में 50 साल से दुकान है, और उसको आप मारपीट कर रहे हो। और उसके बाद पूरा ज्वेलर एसोसिएशन के 10-15 लोग आए पुलिस स्टेशन में पूछने कि क्यों मारा आपने बुजुर्ग व्यक्ति को। तो वो सभी लोगों को उस सीनियर पीआई ने अरेस्ट किया, उनका बारात निकाला पूरे मुलुंड में, और 3 दिन तक ज्वेलर्स का एक फर्जी केस बनाया कि पुलिस स्टेशन जलाने आए थे। ये सभी लोग जैन मारवाड़ी है, और हम जानते हैं कि ये जो कम्युनिटी है बहुत ही शांति प्रिय होते हैं, और कभी आग जलाना छोड़ो, कभी कोई वायलेंस में होते नहीं है। तो ऐसे लोगों को किया। उसके बाद जब ये लोग बाहर आए तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव के पास गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब मेरे पास आए तब होम मिनिस्टर थे आर पाटिल, तो मैं आर पाटिल के पास लेके गया इनको, और मंत्रालय में प्रेजेंटेशन किया कि ये लोगों के साथ ये अन्याय हुआ। और मैं आर पाटिल को उस समय पूछा कि आपको 5 लाख चाहिए तो हम आपको देते, आप रिसिप्ट दे दीजिए, हम क्यों पुलिस स्टेशन में देंगे। तो उस पर आर पाटिल जी ने तलब किया कमिश्नर को, और कमिश्नर ने इस सीनियर पीआई को छुट्टी पे भेज दिया। और जब 1 महीने के बाद वो छुट्टी पे आया, और उसके बाद उसको तो वेंजेंस लेना ही था, स्कोर सेटल ही करना था, तो एक 4-5 महीने बाद उसने मेरे ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दिया। फर्जी एफआईआर था, हाई कोर्ट में उसको क्लियर कर दिया। तो ये पूरा मामला ऐसा है, जब हम पॉलिटिकल एरिना में काम करते, कब किसी का पक्ष उठाते, तो इसका हमें कभी कभी खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है, और इसके लिए हम तैयार रहते। इसलिए मैंने कहा आई एम ए रेबल, तो हम तो फाइट करेंगे। अभी जैसे आपने देखा, आज नरेंद्र मोदी जी से क्वेश्चन पूछ रहे, गौतम अदानी से क्वेश्चन पूछ रहे, तो राहुल जी के घर पे ईडी सीबीआई सब पहुंच जाती है। हम तो कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता है, हमारे ऊपर एफआईआर तो हो ही सकते हैं। तो ये बात है। तो एफआईआर से डरते नहीं है राकेश शेट्टी, ये मानते।
बहुत बहुत धन्यवाद इलेक्शन अड्डा में राकेश जी, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस, एंड आई विश दैट कि आपकी जो विशेज हैं वो जरूर पूरी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट गोइंग फॉरवर्ड।